तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 55 को बताएंगे। और यह वीडियो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में होगा। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 और लेक्चर दे चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें आपको कि हम यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री को लेकर आए हैं। आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा, इन तक देखिएगा। हर एक पिछले जो भी हमने वीडियो डाले हैं उन सभी पिछले वाले वीडियो को देखिएगा और वहाँ से आप जज कीजिएगा कि क्या आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, हम अपने वीडियो की आगे और बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि अस्टेबल न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, लेस देन 10 है। क्या है, एटॉमिक मास लेस देन 10 हैज। किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस का ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपके जो लेवल हैं उस लेवल से हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपके लेवल से भी थोड़ा और अच्छे लेवल पे थोड़ा बढ़ के हम पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे आपसे छूटे नहीं। हमने जितने भी क्वेश्चंस को अभी तक करवाया है, जितने भी चैप्टर को हमने पढ़वाया है, अगर आप उस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी अगर छूटता है तब आप हमसे बात कीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है उससे। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि स्टेबल न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास लेस देन 10 है, वो कभी किसी स्टेबल न्यूक्लियस का कंडीशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास लेस देन 10 होगा तो हैज़ एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होगा। दूसरा ऑप्शन, मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होगा प्रोटॉन से। चौथा ऑप्शन, नो न्यूट्रॉन्स। तीसरा ऑप्शन, नो न्यूट्रॉन्स। चौथा ऑप्शन, नो प्रोटॉन्स, इनके पास कोई न्यूट्रॉन्स कोई प्रोटॉन्स नहीं होगा। तो चलिए आपको बता दें, इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट बता दें। जब हम आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने आपको स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि कोई भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपको न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है अगर वो क्या हो, ग्रेटर देन हो अगर 1.5 से, अगर किसी भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो रेशियो होता है किसी भी न्यूक्लियस में और ग्रेटर देन होता है अगर 1.5 से, तो वो स्टेबल क्या होता है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें, अगर कोई भी न्यूक्लियस का अगर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो 1 के बराबर हो जाता है, किसी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है आपका, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपली अब दिख गया होगा कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 के बराबर है यानी न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तभी हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके रिगार्डिंग। ये इज द राइट आंसर, यानी हैव सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे तो उनके न्यूक्लियस क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में अगर बाउंड होते हैं, अगर बात करें हम न्यूक्लियस की तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, आपके सेल्स हैं। ठीक है, इसी सेल्स में क्या होंगे, आपके अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, अलग अलग सेल्स होंगे। ठीक है, अलग अलग सेल्स हैं सभी, कोई किसी का सेल का नाम के है, किसी सेल का नाम एम है, किसी सेल का नाम एन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपके न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या बनाने, ये सभी क्या है, आपके एटॉमिक सेल्स हैं। क्या है, सेल्स हैं, एटम के सेल्स हैं। ठीक है, हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि पहले सेल का नाम मान लेते हैं के है, एल है, एम है। इसी तरह क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं। और ये जो आपका काला वाला दिख रहा है यही क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, यही क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियस जो होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बता दें कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट रेंज में होते हैं। क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट रेंज, यानी बहुत कम्पैक्ट होते हैं। और कम्पैक्ट होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, उनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगता है। छोटे होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है इसके रिगार्डिंग सही है। यानी वो क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज के फोर्स होते हैं और उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लगता है, यानी स्ट्रॉन्ग उसके बीच फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स लगता है। दोनों जो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट, वो दोनों के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज का होता है, यानी बहुत नज़दीक का होता है, पास का होता है। इससे कारण क्या कहते हैं उसे हम शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको देखिए, कोई भी अगर क्वेरी हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप बेझिझक हमें बताइएगा, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 to 5, यानी अगर हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे
3 से लेकर 5 तक के जो 3 क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट, ये जो चारों ऑप्शन है उस चारों स्टेटमेंट में से, उस चारों ऑप्शन में से कौन सा वो उस क्वेश्चंस पे अप्लाई हो रहा है। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमने बहुत सारे करवाए हुए हैं स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस। तो पहला ऑप्शन में कहा जाता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, सही है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है हमें किसका, स्टेटमेंट 1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और स्टेटमेंट 2 नॉट देता है हमें, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको ऑप्शन 3 में कि स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तीसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, सॉरी चौथा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 तो क्या है आपका, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, स्टेटमेंट क्या 1 क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट दोनों को, स्टेटमेंट 2 दोनों को पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग हम अपने आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 में कि बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू आयनाइज्ड, सॉरी इसका लगता है साइड में चला गया है, तो चलिए हम क्या करेंगे, बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, चलिए बोर्स थ्योरी क्या है आपका, इज नॉट एप्लीकेबल टू आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरी जो होते हैं वो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो सही बात है, क्या है ये आपका स्टेटमेंट सही है। आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जो बोर्स थ्योरी होते हैं वो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए और हम दूसरे तरीके से बोले आपको कि बोर्स थ्योरी जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं आपके सिंगली आयनाइज एटम्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, यानी जो एटम्स क्या हो, सिंगल हो, क्या होते हैं, जो एटम्स आपके सिंगल हो उन्हीं पे क्या लगता है आपका बोर्स थ्योरी अप्लाई होता है। ठीक है, तो बोर्स थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम, आयनाइज हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आयनाइज कहने का मतलब अगर उस पर क्या हो, अगर बोर्स थ्योरी क्या हो, अगर आयनाइज कहने का मतलब होता है अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं रह जाएगा, तो बोर्स थ्योरी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यही स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बोर्स थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो जाए तो उस समय बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर हाइड्रोजन प्लस चार्ज आ जाए तो बोर्स थ्योरी इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स है, 0 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बता दें कि बोर्स थ्योरी जो होते हैं वो सिंगली आयनाइज एटम से एप्लीकेबल होते हैं, सिंगली आयनाइज्ड एटम। ठीक है, या फिर इसको कहें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगली आयनाइज तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे उसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वो क्या है, एप्लीकेबल होते हैं, कौन, बोर्स थ्योरी। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है आपको बता दिए, ना ही वो H+ के लिए एप्लीकेबल होता है, ना ही वो H- के लिए एप्लीकेबल होता है। तो बोर्स थ्योरी नॉट एप्लीकेबल फॉर आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, सही है हमारा। स्टेटमेंट 2 क्या कहा जा रहा है कि H+ इज डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है। तुरंत आपको भी हम बताएं कि H+ में क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होते हैं, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन क्या है, ट्रू है, ये भी सही है और ये भी सही है। और आपको पहले ऑप्शन जो आपको हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो हम आपको बता दें कि सिंगली इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज कहने का मतलब, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के एप्लीकेबल होगा। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर हीलियम में से क्या करें, एक आयंस को, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन्स को अगर माइनस कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, बोर्स एटम, बोर्स एप्लीकेबल, बोर्स थ्योरी क्या होगा, एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल हो, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों होगा, क्योंकि पास अभी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका मतलब यही होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल होता है। तो हमारा कौन सा इसके ऑप्शन रिगार्डिंग सही हो गया, ए इज द राइट आंसर। ए कहने का मतलब जो आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। स्टेटमेंट 1 है हमारा, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही बात है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये तो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। गलत बात बोल दिया, एटम्स हमेशा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंटेन नहीं करता। देखिए हाइड्रोजन की केस में अगर बात करें तो हाइड्रोजन की केस में क्या होता है, 1 1, इसके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है। सबसे बड़ा बात, इसका न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, तो इसका तो हम एक्सेप्शन नहीं होता है, ये तो हम हटा ही देते हैं। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का क्या होता है, मास कितना होता है हीलियम का, इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 2 और मास कितना होता है 4 होता है। तो इसका प्रोटॉन्स कितना हो गया, 2 हो गया, और आपके न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, मास नंबर माइनस आपके न्यूट्रॉन्स। कैसे निकालते हैं आप बताइए, न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है मास नंबर A - Z। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, A कितना है, मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर कितना है 2।
देखिए आपको तो दिख रहा होगा, अरे यहाँ पे तो क्या है, प्रोटॉन्स हमारा न्यूट्रॉन सेम आ रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, अगर नेक्स्ट एग्जांपल कहने का मतलब अगर लिथियम ले ले, लिथियम के लिए ले ले, तो इसका कितना होता है आपका 3 होता है, और यहाँ कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो आप अगर इसकी अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें, इसकी प्रोटॉन्स की बात करें, तो प्रोटॉन्स तो आपका जेड के बराबर होगा जो कि 3 के बराबर है, और इसकी न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ए माइनस जेड यानी 9 - 3 यानी क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ना ही प्रोटॉन इक्वल है ना ही न्यूट्रॉन इक्वल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका सॉरी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, यानी स्टेटमेंट 2 क्या हो गया आपका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख लिया, और भी आगे एग्जांपल आप देख लेके चेक कर सकते हैं। आप देखिएगा वहाँ पे क्या होंगे आपके जो आपके प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे आपके इक्वल नहीं होंगे, क्या होंगे आपके प्रोटॉन्स क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी कैसे आपको बता दें, सी देखिए सी क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी सी हमारा क्या है सही है। आप एक हो सकता है यहाँ पे अगर हम लिथियम का अगर हम एटॉमिक मास को गलत लिखे होंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे लिथियम का एटॉमिक मास शायद 9 ही होना चाहिए, लेकिन आप हो सकता है एक बार देख भी लीजिएगा तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट क्या है हमारा 2 है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या पढ़ा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि आपका जो गामा रे होता है, क्या होता है गामा रे आर मोर पेनिट्रेटिंग देन आपका एक्सरे। गामा रे जो होता है वो क्या होता है मोर पेनिट्रेटिंग होता है देन एक्सरे के अपेक्षा में, ठीक है। अब आपको बता दें कि गामा रे मोर पेनिट्रेटिंग देन एक्सरे होता है, ठीक है। तो चलिए ये स्टेटमेंट आपको याद करने वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ठीक है गामा रे क्या होता है मोर पेनिट्रेटिंग देन एक्सरे होता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या होता है ट्रू होता है, ठीक है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो गामा रे हैव वेवलेंथ दैट आर स्मॉलर देन एक्सरे, यानी आपका जो गामा रे का जो वेवलेंथ होता है लेमडा जो होता है वो क्या होता है एक्सरे से क्या होता है कम होता है, क्या होता है कम होता है। गामा रे का जो लेमडा होता है वो क्या होता है लेस देन होता है एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के लेमडा से, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। ये पॉइंट आपको याद करने वाला पॉइंट है, स्टेटमेंट वाला पॉइंट है, तो आपको ये याद करने वाला पॉइंट है। तो आपको बता दें कि गामा रे का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है लेस देन होता है एक्सरे से, और इस पॉइंट से आपका क्या होता है पहले वाले पॉइंट का आपका जो क्या कहते हैं उसको रीजन कहते हैं, तो उसका रीजन आपको यहाँ से मिल जाता है। देखिए कैसे कि देखिए अगर किसी का वेवलेंथ छोटा हो, आपको बता दें कि कोई भी चीज़ को अगर आप कोई भी मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, आप इसको किसी मान लीजिए इस डिस्टेंस से जाकर उसको किसी चीज़ पे जोर से मारते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से जाके इसको जोर से मारते हैं और आप यहाँ से जाके जोर से मारते हैं, तो बताइए आपका किस जगह पे सबसे ज़्यादा इस पर पेनिट्रेटिंग पावर होगा, जो किस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, ठीक है। बताइए कब लगेगा मैक्सिमम फोर्स, जब आप उसे जितना नज़दीक से मारे, तो यहाँ से मारेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगा होगा, फिर यहाँ से लगा होगा, फिर यहाँ से लगा होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे हो जाता है आपका कि जो गामा रे का जो वेवलेंथ कम होता है, इसके कारण क्या होता है वो ज़्यादा नज़दीक से उस पर पेनिट्रेटिंग पावर, ज़्यादा नज़दीक से वो क्या कहता है पेनिट्रेट होता है, ज़्यादा नज़दीक से उस पर फोर्स लगता है। इससे कारण क्या होता है गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा हो जाता है एक्सरे से। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा, इस रीजन से आप इसके रीजन को समझे होंगे, यानी ऑप्शन क्या है आपका इसके रिगार्डिंग ए इज़ द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन ए में आपका, ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है ए ऑप्शन इसका सही है। आपको पहले वाले का रीजन भी बता दिए, आपको दूसरा वाला आपको याद करके रखना है और पहले वाले का रीजन आपको दूसरे वाले से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर देंगे आप याद कीजिए, हम जो भी आपको बताते हैं हम सभी के कोशिश करते हैं कि आपको रीजन बताते चले, जितना आपको रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब रीजन को हम बताते चलते हैं। लगभग आपके जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, जो भी चीज़ हम बताए हैं, सभी के रीजन्स को हमने आपको दिया है ताकि आप अच्छे से उसे याद करके रख सकें। तो चलिए दोस्तों, लिथियम का आप एटॉमिक मास को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गलत होगा फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो से कुछ अगर आप सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, बाय बाय।